नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 अध्याय नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर यह शब्द एक शहर व साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता था। इसका नाम विजयनगर साम्राज्य इतिहासकारों के द्वारा प्रयोग में लिया जाता था तथा स्थानीय लोग इसे कर्नाटक साम्राज्यों के नाम से जानते हैं। विजयनगर का अर्थ विजय का शहर है। यह कृष्णा नदी से पार्य द्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ एक साम्राज्य था। यह 1565 में हुए राक्षसी तागंडी के युद्ध या तालीकोटा के युद्ध के बाद में उजड़ गया। उस समय यहाँ का प्रधानमंत्री राम राय था तथा इस साम्राज्य पर शासन करने वाला राजवंश एराविदु वंश था। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। हम्पी नाम की उत्पत्ति यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुई है। हम्पी के खोजकर्ता कोलिन मैकेंजी है और इसकी खोज 1800 ईस्वी में की गई। कोलिन मैकेंजी का जन्म 1754 में हुआ था। यह इंग्लैंड सरकार के द्वारा भारत का पहला सर्वेयर जनरल 1815 में भी बनाए गए थे और यह एक अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्रकार भी थे। इनकी मृत्यु 1821 में हो गई थी। हम्पी के पहला सर्वेक्षण मानचित्र कोलिन मैकेंजी के द्वारा ही तैयार किया गया था। शुरुआती जानकारियां इन्होंने विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थलों के पुरोहितों की स्मृतियों से प्राप्त की थी। हम्पी के 1856 में छायाचित्रकारों ने भवनों के चित्र संकलित किए और इनका उपयोग शोधकर्ताओं के अध्ययन के लिए किया गया। 1836 ईस्वी में अभिलेखकर्ताओं ने अभिलेखों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया जिनसे हम्पी का इतिहास लिखा गया और इनका प्रयोग यहाँ पर तेलुगु संस्कृत में लिखी कृतियों के साथ मिलाने में भी किया गया था। कोलिन मैकेंजी का जन्म 1754 में हुआ था। यह एक अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्रकार थे। भारत का पहला सर्वेयर जनरल कोलिन मैकेंजी था जिसको 1815 में बनाया गया था। मृत्यु 1821 में हुई थी और इनका एक कथन है जो निम्न प्रकार है। ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। अर्थात ब्रिटिश प्रशासन के आने से पहले दक्षिण भारत में कोई भी अच्छा प्रबंधन अर्थात कोई भी अच्छा साम्राज्य नहीं था। यह एक दुर्गतिपूर्ण साम्राज्य से लंबे समय से जूझता आ रहा था। मैकेंजी का एक चित्र थॉमस हिकी द्वारा बनाया गया है। यह चित्र 1825 में बनाया गया था। इसमें मैकेंजी के बाईं ओर उनका चपरासी सिन्हा जी खड़ा है जो दूरबीन लिए हुए हैं और दाईं ओर उनका एक ब्राह्मण सहायक जो एक जैन पंडित है वे खड़े हैं। वे इनके पीछे एक तेलुगु ब्राह्मण कावलरी वेन तक लेसमाया खड़ा हुआ है। राय, नायक तथा सुल्तान। राय विजयनगर साम्राज्य के शासकों के लिए प्रयुक्त होता था और राय के स्थान पर यहाँ के साम्राज्यों के लिए नरपति शब्द अर्थात लोगों का शासक नामक शब्द भी प्रयोग में लिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी और यह संगम वंश से संबंधित शासक थे। संगम इनके पिता का नाम था जिसके नाम पर इन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की। इससे पहले यहाँ के कई भागों में शक्तिशाली राज्य थे। तमिलनाडु में पहले चोल साम्राज्य का शासन था और इनके बाद में कर्नाटक में होयसैल का। यह शासक मंदिरों को संरक्षण प्रदान करते थे। इन्हीं के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में है का निर्माण हुआ व चणकेश्वर मंदिर जो वल्लूर में है का निर्माण हुआ और इसी परंपरा को विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने भी बखूबी निभाया। विजयनगर शासकों को राय कहा जाता था। प्रयुक्त नाम विजयनगर साम्राज्य के लिए निम्न नाम प्रयुक्त थे। इतिहासकारों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य
और वहीं समकालीन लोगों के द्वारा कर्नाटक साम्राज्य में बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। चाणकेश्वर मंदिर वल्लूर में स्थित है। अश्वपति या घोड़ों का स्वामी विजयनगर के लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के शासकों के लिए प्रयुक्त नाम था। अश्वपति या घोड़ों के स्वामी विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के शासकों के लिए प्रयुक्त नाम था या दक्कन के सुल्तानों के लिए प्रयुक्त एक नाम था। राय नरपति या लोगों का स्वामी राय नरपति या लोगों का स्वामी विजयनगर के शासकों के लिए प्रयुक्त नाम था। गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के शक्तिशाली वंश का यही नाम था, क्योंकि वहाँ के जंगलों में हाथियों की संख्या अत्यधिक थी। इसी कारण उनकी सेना में हाथियों की संख्या अधिक थी, जिस कारण उनको गजपति नाम से जाना जाता था। और विजयनगर में दक्कन के शासकों को अश्वपति कहा जाता था, क्योंकि उनकी सेना में घोड़ों की संख्या अधिक थी। शासक और व्यापारी युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित थी। इसी कारण मध्य एशिया व अरब के घोड़े भारत में आयात होते थे। घोड़ों के स्थानीय व्यापारी अर्थात विजयनगर या वहाँ के आसपास के घोड़ों के व्यापारियों को कुदुरई चट्टी या घोड़ों के व्यापारी नाम से जाना जाता था। 1498 में यहाँ पर पुर्तगालियों का आगमन हुआ। पुर्तगाली बंदूकों जैसी आधुनिक तकनीकी से परिचित थे। इसी कारण उन्होंने यहाँ पर सामरिक और राजनीतिक केंद्र जल्द ही बना लिया और भारत को एक नए हथियार बंदूक से परिचित करवाया। विजयनगर का बाजार मसालों, वस्त्रों व रत्नों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था। राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। राज्य में विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला राजवंश संगम वंश था, जिसकी स्थापना हरिहर व बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी और इसका अंत 1485 में दूसरे राजवंश सुल्लू राजवंश ने किया। सुल्लू यह एक सैनिक कमांडर थे। संगम वंश के अधीन एक सैनिक कमांडर थे, जिन्होंने 1485 में इसका अंत किया और 1503 तक इनका शासन चलता रहा। तीसरा राजवंश तुल्लु राजवंश था। इसी राजवंश से कृष्णदेवराय, जो 1509 से 1529 के मध्य विजयनगर के शासक रहे और यह सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे। इनका शासन तुलु राजवंश 1503 से 1542 तक बना रहा और चौथा व अंतिम राजवंश विजयनगर साम्राज्य का एराविदु राजवंश था, जो 1542 से 1565 तक चलता रहा। 1565 के बाद में भी कुछ समय के लिए यह चला और कृष्णदेवराय तुलु राजवंश का सबसे प्रतापी शासक। शासनकाल 1509 से 1529। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। इसने उड़ीसा के शासकों का भी दमन कर दिया। 1514 में और कृष्णा व तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र, जिसे रायचूर दोआब का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, को भी 1512 में जीत लिया। बीजापुर के सुल्तानों को भी इसने बुरी तरीके से पराजित किया 1520 में और इसकी मृत्यु 1529 में हो गई। और इसके द्वारा लिखित पुस्तक अमुक्त मल्यदे, जो तेलुगु भाषा में लिखी गई है और इसके शासनकाल के विषय में जानकारी देती है। इस पुस्तक में यह भी लिखा हुआ है कि व्यापार को किस तरीके से बढ़ाएं। 1565 में विजयनगर व बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की सेनाएं संयुक्त सेना थी और इसका प्रमुख कारण प्रधानमंत्री राम राय की असफल नीतियां थी। जो नीति यह थी कि सुल्तानों को वह एक दूसरे के विरुद्ध करना चाहते थे, किंतु सुल्तान संगठित हो गए और विजयनगर पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण विजयनगर उजड़ गया और इसमें विजयनगर की परास्त हुई। परिणाम विजयनगर इस उजड़ गया, केंद्र है वो पूर्व की तरफ स्थानांतरित हो गया और विजयनगर की राजधानियाँ पहले पेनुकोंडा बनी
और बाद में चंद्रगिरी, जो तिरुपति के समीप का एक स्थान है। यवन राज्य की स्थापना का विरुद्ध धारण करने वाला शासक कृष्णदेवराय है। यवन शब्द का संस्कृत भाषा यवन शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका प्रयोग यूनान या उत्तर पश्चिम से आने वाले लोगों के लिए होता है। राय तथा नायक, सेना के प्रमुख को नायक कहा जाता था। विशेषता, यह किलों पर नियंत्रण रखते थे और इनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं जो सशस्त्र सैनिक होते थे इनके पास थे। यह भ्रमणशील थे और यह भ्रमणशील इसलिए होते थे कि यह उपजाऊ भूमि की तलाश करते थे और इनकी भूमि तलाश में किसान भी इनका साथ देते थे और तथा यह कन्नड़ भाषा या तेलुगु भाषा का प्रयोग करते थे। कौन? नायक। अब अमर नायक। अमर नायक विजयनगर के प्रमुख राजनीतिक खोज। अमर नायक प्रणाली विजयनगर की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। यह एक सैनिक कमांडर थे। सैनिक कमांडर सुलू राजवंश सैनिक कमांडर इसी प्रणाली से उद्भव हुआ था उनका। दिल्ली की एकता प्रणाली से इसमें कई तत्वों को लिया गया था। ये एक सैनिक कमांडर थे। प्रशासन के लिए राय द्वारा क्षेत्र इनको दिया जाता था। इनका कार्य था किसानों, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से कर वसूलना और युद्ध में राय का साथ देना। कर्तव्य थे इनके राजा को वर्ष में एक बार भेंट देना और स्वामी भक्ति को प्रकट करने के लिए राज के दरबार में राजा के सामने जाकर उपहारों को प्रकट करना। नियंत्रण, राय के द्वारा इनको नियंत्रण स्थापित करने के लिए या इनको नियंत्रित करने के लिए इनको एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित भी किया जाता था। अमर शब्द की उत्पत्ति या अभिभ्राव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुई है। इसका अर्थ है युद्ध या लड़ाई। यह शब्द फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है। अमीर शब्द का अर्थ है ऊंचे पद या कुलीन व्यक्ति। अर्थात इससे हमको यह पता चलता है कि अमर नायक सैनिक कमांडर थे जो राय की युद्ध होने पर सहायता करते थे और इनके कार्य किसानों, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से कर वसूलना और युद्ध में राय का साथ देना था। और कर्तव्य, राजा को साल में एक बार भेंट प्रदान करना और खुद राजा के सामने प्रकट होना और राजा के द्वारा इनको नियंत्रित करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता था। और इसमें कई तत्व एक दिल्ली की एकता प्रणाली से भी लिए गए हैं। विजयनगर की राजधानी व उसके परिदृश्य। डोमिंगो पेस ने इसको जब देखा तो इसने बताया कि यह रोम जितना ही विशाल है। इसमें पेड़ों के कई उपवन थे। डोमिंगो पेस के वर्णन में कहा गया है कि इसमें कई बड़े बड़े उपवन थे और आवासों में, बगीचों में पानी के लिए नालियों का निर्माण था। कई स्थानों पर झीलें भी बनी हुई थी और राजा के महल के समीप खजूर के कई पेड़ भी थे। जल संपदा तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड। यह नदी के उत्तर पूर्व दिशा की तरफ तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड जो वर्तमान समय में भी वहां पर दिखाई देता है। तुंगभद्रा नदी उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बहती है। कमलपुरम जलाशय 15वीं शताब्दी में निर्मित यह एक जलाशय था जिसका निर्माण इससे पानी को नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक ले जाया जाता था। हिरिया नहर का निर्माण संगम वंश के शासकों के द्वारा किया गया और इसका उपयोग धार्मिक केंद्र व शहरी केंद्र को अलग करने वाली एक घाटी की सिंचाई के लिए किया जाता था। अर्थात धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र के मध्य जो घाटी बनी हुई थी उसमें इस नहर के द्वारा सिंचाई की जाती थी। डोमिंगो पेस वर्णन कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित एक जलाशय का वर्णन डोमिंगो पेस करते हैं जो निम्न प्रकार है। यह कहता है कि इस जलाशय से 9 मील का अर्थ है 15 किलोमीटर दूर तक
पाइपों से जल की आपूर्ति सिंचाई के लिए की जाती थी। इसमें 3 स्तंभ थे जिससे ऊपर के पाइपों को जोड़ा गया था, जो सिंचाई के लिए दूसरे स्थान या कृषि क्षेत्रों में ले जाए जाते थे। किलेबंदियां तथा सड़कें प्रभावित होने वाले किलेबंदी से प्रभावित होने वाला यात्री अब्दुल रजाक समरकंदी था, जो भारत में 15वीं शताब्दी में आया था और यह सर्वप्रथम कोझिकोड या कालीकट बंदरगाह पर आया। यह फारस का राजदूत था और इसने वर्णन किया है कि उस समय दुर्ग सात पंक्तियों अर्थात 7 दीवारों से घिरा हुआ था। शहर कृषि क्षेत्रों इसने वर्णन किया है कि शहर के साथ में कृषि क्षेत्रों और जंगलों को भी घेरा गया था। यह बहुत ही ज़्यादा खर्चीली विधि थी कृषि क्षेत्रों को घेरना, किंतु युद्ध के समय अनाज की कमी न हो, इसलिए यह अधिक उपयोगी साबित हुई। बाहरी दीवार शहर की चारों तरफ की पहाड़ियों को जोड़ती थी। यह एक विशाल राजगीर के संरचना के समान थी और यह शुंडाकार थी। इस दीवार में किसी भी गारे का प्रयोग नहीं किया गया था और इसमें प्रयुक्त पत्थर फनाकार आकृति के थे। पहली, दूसरी, तीसरी दीवार के बीच में झुकते हुए खेत, बगीचे और आवास बने हुए थे। पेश के वर्णन के अनुसार पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक कई खेत, उद्यान और जलाशय जो 2 नहरों के द्वारा जल से भरे जाते थे निर्मित थे। दुर्ग के प्रवेश द्वार शहर को मुख्य सड़क से जोड़ते थे। किलेबंद बस्तियों के प्रवेश द्वार पर मेहराब के साथ में ऊपर गुंबद की संरचना होती थी, इनमें इस शैली को इतिहासकारों ने इंडो इस्लामिक शैली या हिंद इस्लामी शैली का नाम दिया है और यह तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य का चारित्रिक तत्व है। शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना अमीर व्यापारियों के रहने के लिए था, जो एक मुस्लिम रिहायशी इलाका था। यहाँ परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई गई है। बारबोसा शहरी केंद्र के बारे में निम्नलिखित वर्णन करता है। बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था जो 16वीं शताब्दी में भारत आया था। बारबोसा ने सामान्य लोगों के आवास का वर्णन किया है, जो निम्न प्रकार हैं। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं पर फिर भी सुदृढ़ हैं और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित भी हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।